चलिए भैया, सभी को भैया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है। बात करते हैं, हम एक सीरीज लेकर आए हैं, ठीक है, जीएस के लिए, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको कहते हैं हिस्ट्री, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जितने भी हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, सभी के लिए इसमें ये कारगर साबित होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास की। ठीक है, कि कहते हैं कि ये क्लास ऐसी होगी कि अगर हम बात करें तो अगर ये क्लास को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। वो कहते ना कि तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी बदल दी, तो ये ज़िंदगी बदल देगी आपकी क्लास। जरा बेटे ध्यान से देखना, ठीक है। सभी प्रकार के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होंगे सभी में ये आपको काम करने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास की। किसकी बात करते हैं हम? आधुनिक भारत के इतिहास की। तो सबसे पहले जब बात करते हैं तो यहाँ पर मध्यकाल की और आधुनिक भारत की, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास की। तो आधुनिक भारत के इतिहास में, ठीक है, एक टॉपिक है जिसका नाम है कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है, कि कैसे कैसे आई, किस तरीके से वो आई, किस प्रकार से वो आगे बढ़ी। तो बात करते हैं हम सबसे पहले तो भारत की, यानी कि भारत की और यूरोप के बीच की। किसकी बात करते हैं हम पहले? तो भारत की और यूरोप के बीच की। ठीक है, तो यदि हम बात करें यहाँ पर तो ये है हमारा भारत, यानी कि ये है हमारा भारत और हमारा प्यारा भारत। ये है हमारा क्या यहाँ पर? तो ये हमारा क्या? प्यारा भारत। तो मध्यकाल में जितना भी व्यापार होता था भारत से, तो जनरली वो सबका सब अरब कंट्री करते थे, यानी कि सबका सब अरब मुस्लिम व्यापारी लोग यहाँ पर करते थे। सारा का सारा व्यापार जो कंट्रोल करते थे वो अरब व्यापारी करते थे। ठीक है, तो यहाँ से बात करें तो मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल में भारत आने के यूरोप से, यानी कि ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। और ये वाला कौन सा ये कौन सा देश है? हमारा भारत। तो यूरोप से भारत आने के दो मार्ग होते थे। एक तो ये था कि लाल सागर से होकर, ये लाल सागर है, यहीं पर अलेक्जेंड्रिया है, यहाँ पर ये मिस्र है, तो मिस्र अलेक्जेंड्रिया होकर, ठीक है, भूमध्य सागर से होकर, और कहाँ पर आना था? कहाँ पर आ जाते थे? ये भारत आ जाते थे। दूसरा आना होता था कहाँ से? इधर से होकर, यहाँ से, और इस फारस की खाड़ी से होकर। ये वाली कौन सी खाड़ी है? तो ये वाली है कौन सी वाली खाड़ी? ये फारस की खाड़ी है। और ये है हमारा रेड सी। रेड सी बोले तो कौन सा सागर? तो लाल सागर। तो इस तरीके से कहाँ के लोग? यूरोप के लोग भारत आते थे। लेकिन बात करते हैं कि यहाँ पर इस फारस की खाड़ी पर, इसकी यूरोपियन लाल सागर के आसपास, कहते हैं कि कुस्तुनतुनिया था एक, तो कुस्तुनतुनिया तुर्की में है, यानी कि, तो वहाँ पर क्या हुआ? तो वहाँ पर अरबों का क्या हो गया? एक साम्राज्य स्थापित हुआ जिसका नाम था उस्मानिया सल्तनत। क्या नाम था जिसका? तो जिसका नाम था उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया सल्तनत। तो उस्मानिया सल्तनत की बात करें तो उस्मानिया सल्तनत ने इस सब पर क्या कर लिया था? यहाँ पर कब्जा कर लिया, और यूरोप के व्यापारियों को भारत आने नहीं दिया। ठीक है, यूरोप के व्यापारियों को भारत आने नहीं दिया था। ये खास बात है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा हुआ है कि मध्यकाल में भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक, के साथ यूरोप का व्यापार कई मार्गों से होता था। कितने मार्गों से होता था? कि कई मार्गों से होता था। इन मार्गों में दो मार्ग क्या थे? तो ये दो मार्ग क्या थे? मुख्य थे। कौन से मार्ग थे? ये दो मार्ग मुख्य थे। पहला मार्ग कौन सा था? पहला मार्ग था, मैंने आपको बताया, लाल सागर, काहिरा और अलेक्जेंड्रिया होकर। ठीक है, लाल सागर, काहिरा और अलेक्जेंड्रिया से था। दूसरा जो मार्ग था, तो दूसरा मार्ग था हमारा कौन सा वाला? फारस की खाड़ी से होकर। कौन सा मार्ग था दूसरा? फारस की खाड़ी से होकर। देखो ये रहा लाल सागर, यहां पर मिस्र, काहिरा, और यहां पर क्या? अलेक्जेंड्रिया। दूसरा मार्ग कौन सा था? ये था फारस की खाड़ी वाला। ठीक है, कौन सा था? फारस की खाड़ी वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे बात करें तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो कितने मार्ग थे? तो मध्यकाल में यूरोप और भारत के बीच, या दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सब दक्षिणी पूर्वी एशिया में आता है। ठीक है, तो इसके बीच कितने मार्ग थे? दो व्यापारिक मार्ग थे, एक लाल सागर से होकर और दूसरा फारस की खाड़ी से होकर। ठीक है, तो आगे चलें इसके बाद। तो इसमें बात आती है, देखो इसमें कहा गया कि 1453 में, कितने में? 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने क्या काम किया? एशिया माइनर जीतने के बाद, किसको जीतने के बाद? एशिया माइनर जीतने के बाद कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किस पर? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण पूर्व व पश्चिम के बीच पुराने व्यापारिक मार्ग क्या हो गए? टूट गए या खत्म हो गए। यानी कि पुराने व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का क्या हो गया? नियंत्रण स्थापित हो गया। तुर्क कह सकता है, तुर्क नहीं कहेगा, तो इसको एक नाम देगा ऑटोमन एम्पायर। क्या कहेगा? ऑटोमन एम्पायर या ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है,
ओटोमन साम्राज्य नाम दे देगा, या इसके को नाम दिया जाता है उस्मानिया सल्तनत। क्या नाम दिया जाता है? उस्मानिया सल्तनत। तो उस्मानिया सल्तनत का क्या हो गया? इस सारे क्षेत्र पर क्या हो गया? कब्जा। ये देखो क्या है, ये है फारस की खाड़ी और ये कौन सा? रेड सी। तो ये सब जो ग्रीन कलर का है ये सब कहलाता है आपका ओटोमन साम्राज्य। और ओटोमन साम्राज्य ने यहां पर भी कब्जा कर लिया, यहां पर, ठीक है। तो बात करें तो यहां पर कब्जा कर लिया, तो यहां पर जो कब्जा किया ये वाला, तो ये वाला कौन सा था? इस्तांबुल। क्या था? इस्तांबुल। इस्तांबुल बोले तो इसका नाम था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया कहां पर है? तो कुस्तुनतुनिया है कहां पर? इस्तांबुल में, ठीक है। क्लियर? तो ये सारी बातें हुई। तो दोनों व्यापारिक मार्ग क्या हो गए? समाप्त हो गए। दोनों व्यापारिक मार्गों पर अरबों का क्या हो गया? जल्दी से बताओ, कब्जा हो गया। सॉरी, किसका? तुर्कों का। तुर्कों कह दो, उस्मानिया सल्तनत कह दो, या ओटोमन साम्राज्य कह दो, ठीक है। अब इसके बाद जब ये दोनों मार्ग हो गए, ये दोनों मार्ग भैया किसके कब्जे में आ गए? यानी कि मुस्लिमों के कब्जे में आ गए। तो ये वाला व्यापार भारत से क्या हो गया? इनका ठप हो गया, यूरोप और भारत के बीच। तो सारा का सारा व्यापार यहाँ पर कौन से लोग कर रहे थे? तो तुर्क लोग कर रहे थे। ऐसा कह लो कि यहाँ पर सारा व्यापार जो बनाए रखा था, तो वो किसने बनाए रखा था? तो वो अरबों ने बनाए रखा था। अरब लोग भारत से मसाले खरीद कर यूरोप में महंगे दामों पर बेचते थे, ठीक है। तो यूरोप ने कहा कि बोले हम डायरेक्टली मसाले खरीद कर लाए जहां पर मसालों का क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है, ताकि इनको क्या पड़ेगा? ठीक है, वो चीज सस्ती पड़ेगी, वो मसाले सस्ते पड़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो जब ये दोनों व्यापारिक मार्ग बंद हो गए तो नए व्यापारिक मार्गों की क्या शुरू हुई? खोज शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं कि यूरोप में मसालों की निरंतर मांग रहने के कारण, किसके रहने के कारण? यूरोप में मसालों की निरंतर मांग रहने के कारण यूरोपियन देश व व्यापारी, यूरोपियन देश व व्यापारी भारत व इंडोनेशिया के स्पाइस आइसलैंड, स्पाइस आइसलैंड का मतलब कि मसाला द्वीप की ओर या मसाला द्वीप तक पहुंचने के लिए नए और सुरक्षित व्यापारिक मार्ग ढूंढने लगे। यानी कि यहां पर ये फारस की खाड़ी, यानी कि ये फारस की खाड़ी ये वाली, ठीक है। और ये क्या? ये लाल सागर वाला मार्ग। दोनों पर किसका कब्जा? दोनों पर उस्मानिया सल्तनत का कब्जा, ओटोमन साम्राज्य का कब्जा। तो इसी वजह से यहाँ के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने क्या कहा कि बोले हमें नए व्यापारिक मार्ग ढूंढने चाहिए, जो हमें कहाँ ले जाए? डायरेक्ट कहाँ ले जाए? इंडिया ले जाए और इंडोनेशिया ले जाए, ताकि हम मसालों को कम दाम पर खरीदें और यूरोप में लाकर महंगे दामों पर बेचें, ठीक है। तो जितने भी यूरोपियन देश थे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि यूरोपियन देश व व्यापारी किधर की ओर? भारत व इंडोनेशिया के लिए नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्या करते हैं? शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें बात करते हैं तो इंडोनेशिया का स्पाइस आइसलैंड की बात है। तो स्पाइस आइसलैंड को उस समय ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज का मतलब पूर्वी, ठीक है, पूर्वी इंडिया के देश या इंडिया के पास के पूर्वी देश, जिनको नाम दिया गया ईस्ट इंडीज, ठीक है। और ईस्ट इंडीज का मतलब किसको नाम दिया गया? ईस्ट इंडीज का नाम दिया गया स्पाइस आइसलैंड को, यानी कि मसाला द्वीप को, ठीक है। तभी तमाम सारी कंपनियां बनेंगी ईस्ट इंडीज के नाम से, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडीज कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी, या डच ईस्ट इंडीज कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडीज कंपनी, ठीक है। ये सारी कंपनियां ईस्ट इंडीज के नाम से बनेंगी, क्योंकि इन सब कंपनियों का पहला उद्देश्य था मसालों का क्या करना? व्यापार करना। क्या काम था इनका पहला उद्देश्य? इनका पहला उद्देश्य था मसालों का व्यापार करना, ठीक है। इसके बाद तमाम सारे लोग यहां से चले। देखो यहां पर ये नाव है, नावों के द्वारा, बड़ी बड़े जहाजों के द्वारा चलते हैं और किधर की ओर चलते हैं? ये इंडिया की साइड चलना क्या होते हैं? शुरू करते हैं, नए व्यापारिक मार्ग खोज करने शुरू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं यहां पर आता है कि भारत व इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार करने के लिए, क्या करने के लिए? कि भारत व इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार करने के लिए निम्नलिखित व्यापारिक कंपनियों की क्या हुई? स्थापना हुई, ठीक है। बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां बनी जिनका काम था भारत और इंडोनेशिया से क्या लाना? मसाले खरीद कर लाना और यूरोप में लाकर उनको बेचना और अधिक से अधिक मोटा मुनाफा कमाना, ठीक है। ये काम था किसका? ये काम था इन व्यापारिक कंपनियों का, ठीक है, जो व्यापारिक कंपनी बनती हैं भारत और किससे? इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार करने के लिए, ठीक है। जिनमें पहली कंपनी का नाम था, तो पहली कंपनी बनी कौन सी? पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी बनी? पुर्तगीज ईस्ट इंडीज कंपनी, या पुर्तगीज या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। गठन कब हुआ इसका? तो गठन हुआ इसका कब? 1498 में, 1498 इसका क्या हुआ? गठन हुआ। और इसके अगर बात करें तो इसका जो यहाँ पर ये क्या है? ये इसका लोगो है, ठीक है। कौन सी कंपनी का? पुर्तगाली ईस्ट इंडीज कंपनी का या पुर्तगीज ईस्ट इंडीज कंपनी का।
ठीक है। इसके बाद तो सबसे पहले बनी कौन सी भैया, पुर्तगीज। पुर्तगीज के बाद नंबर 2 पे बनती है कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी बनती है कब, इसका गठन होता है कब, 1600 में। कब होता है, 1600 ईस्वी में। ये जो बनती है यहाँ का एक राजा बनाता है जिसका नाम होता है मैनुअल। क्या नाम होता है जिसका, मैनुअल नाम होता है, ठीक है। यहां पर ये जो बनाती है तो ब्रिटेन की महारानी बनाती है जिसका नाम होता है महारानी एलिजाबेथ। क्या नाम होता है इसका, महारानी एलिजाबेथ टेलर, ठीक है। इस कंपनी का क्या करती है, गठन करती है, ठीक है। तीसरी आती है यहां पर कौन सी, डच ईस्ट इंडीज कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका गठन कब होता है, गठन होता है इसका कब, 1602 में, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडीज कंपनी का गठन हुआ कब, 1602 में। इसके बाद बनती है डेनिश या डैन ईस्ट इंडीज कंपनी या डैन ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब बनती है, तो ये कब बनती है, बनती है 1616 में। कब बनती है ये, 1616 में। इसके बाद बनती है फ्रेंच ईस्ट इंडीज कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका गठन होता है कब, 1664 में। कब होता है इसका गठन, 1664 में। एक कंपनी बनती है ओस्टेंड ईस्ट इंडीज कंपनी। कौन सी बनती है, ओस्टेंड ईस्ट इंडीज कंपनी, जो ऑस्ट्रिया बनाती है, और ये बनती है कब, 1722 में। कब बनती है ये, 1722 में। एक कंपनी और बनती है, इसका नाम होता है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम होता है जिसका, तो जिसका नाम होता है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम होता है इसका, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये बनती है कब, ये बनती है 1731 में। कब बनती है ये, ठीक है, 1731 या 1731 में बनती है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और यही क्रम कहते हैं कि यही क्रम इनका क्या होता है, स्थापना क्रम होता है। ये काम क्या करती हैं, ये भारत से और इंडोनेशिया से क्या करने के लिए, मसालों का व्यापार करने के लिए या स्पाइस ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। प्रत्येक देश की सरकार भारत एवं इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार करने के लिए इन कंपनियों का गठन करता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। पहली कौन सी आई, पुर्तगाली, दूसरी ब्रिटिश, तीसरी डच, चौथी डैन, पांचवी फ्रेंच, उसके बाद छठी ओस्टेंड, और 7वें नंबर पर आती है कौन सी, 7वें नंबर पर आती है स्वीडिश यानी कि स्वीडन की, ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पुर्तगाली ईस्ट इंडीज का लोगो है, ये ब्रिटिश वाली का है, ये डच वाली का है, ये डेनिश का है, ये फ्रेंच का है, ये स्वीडिश का है, और ये जो है आपकी, तो ये कौन सी वाली का, तो ये ओस्टेंड का है। कौन सी वाली का है, तो ये जो झंडा है, ये जो लोगो है किसका है, ओस्टेंड ईस्ट इंडिया कंपनी का है, ठीक है। तो मेन मकसद इन कंपनियों का था भारत से मसालों का क्या करना, भारत से मसालों का व्यापार करना। इसके बाद आगे बात करते हैं। सबसे पहले भारत और किसके बीच, इंडोनेशिया के बीच जो रास्तों की खोज करने की शुरुआत की थी वो की थी किसने, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों में बात करते हैं तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉन हेनरिक। क्या नाम था जिनका नाम था डॉन हेनरिक। और डॉन हेनरिक की यदि हम बात करें, हेनरिक की बात करें, तो सर्वप्रथम पुर्तगाली व स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग क्या किया, आरंभ किया, या भौगोलिक खोजों का युग शुरू किया। यानी कि एक देश से, यानी कहते हैं कि सबसे पहले जो नए देशों की खोज करने की शुरुआत करी वो कौन से देशों ने करी, यूरोप में। तो सबसे पहले किसने करी, पुर्तगाल या पुर्तगाली लोगों ने करी। और कहां के वासियों ने, स्पेन वासियों ने करी। पुर्तगाली में कहते हैं तो सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था डॉन हेनरिक। क्या नाम था जिनका नाम था डॉन हेनरिक। और डॉन हेनरिक को हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको कहते हैं बेटे, क्या कहते हैं जल्दी से बताओ। तो इनको कहते हैं भाइयों क्या, कि हेनरी द नेविगेटर। क्या कहते हैं इनको, हेनरी द नेविगेटर भी इनको कहा जाता है। ये आपके सामने है, कौन है आपके सामने, ये आपके सामने डॉन हेनरिक। और डॉन हेनरिक कई बार आए, देखो यहां से लिस्बन से चले और यहाँ कहां पर पहुंचते हैं, कैप बुजादर, और कहां पर, अर्गिन तक। कहां तक, अर्गिन तक ये पहुंचे, ठीक है। तो इन्होंने पहले यहां से, यानी कि बात करते हैं ऐसे आए, ऐसे आने के बाद फिर ये ऐसे क्या होते चले गए, वापस होते चले गए, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों की क्या करी, खोज करी। किसने खोज करी जल्दी से बताओ, डॉन हेनरिक ने। इन्होंने ही सबसे पहले कहते हैं दिक्सूचक यंत्र बनाया जिसको कहते हैं कुतुबनुमा। क्या कहते हैं इसको, कुतुबनुमा। कुतुबनुमा का बोले तो, ठीक है, कुतुबनुमा बोले तो दिक्सूचक यंत्र या दिशा सूचक यंत्र, ठीक है। तो कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया या कुतुबनुमा बनाया किसने, ठीक है, डॉन हेनरिक ने। खास बात, इन्होंने कहा भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज इन्होंने क्या करी, शुरू की, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया, दिक्सूचक यंत्र के आधार पर गणनाएं करके तालिका व सारणियां बनाई। तालिका व क्या बनाई, सारणियां, बहुत सारी सारणियां बनाई, ठीक है, बहुत सारी तालिकाएं बनाई ताकि लोगों को, ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्थानों का पता चल जाए। लेकिन भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग खोज तो शुरू करी थी, लेकिन ये कभी भारत नहीं पहुंच पाए थे।
ठीक है, ये कभी भारत नहीं पहुंच पाए थे। कहते हैं कि हेनरिक ने इन तालिकाओं व सारणियों का ज्ञान किसको कराया? समुद्री जहाज के निर्माताओं व नाविकों को कराया, ताकि नाविक समुद्र में जाकर भटके नहीं और नाविक क्या काम करे, ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी के साथ पहुंच जाए। ठीक है, इन तालिकाओं का निर्माण जहाज निर्माताओं को क्यों कराया? ताकि जहाज उसी हिसाब से मजबूत बनाए जाएं, ठीक है, ताकि समुद्र के अंदर जैसे तूफान आता है तो तूफान में वो जहाज को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे पहला प्रयास किया था भौगोलिक खोजों के मार्ग में, भौगोलिक खोजों को करने के लिए, वो किया था पुर्तगाल देश के किसने? डॉन हेनरिक ने। ठीक है, जबकि और दूसरा देश कौन सा था पुर्तगाल के अलावा? वो कौन सा था? स्पेन वासी थे, स्पेन के लोग थे, जिनमें स्पेन का एक मैगलेन था। मैगलेन ने सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया और ये बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। क्या बताया था मैगलेन ने? तो मैगलेन वो व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था। तो विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? वो बना मैगलेन। और कहां का रहने वाला था मैगलेन? मैगलेन रहने वाला था कहां का? स्पेन का। कहां का? स्पेन का रहने वाला था। ठीक है, जबकि भौगोलिक खोजों के लिए सबसे पहला प्रयास पुर्तगाल में किसने किया? तो वो डॉन हेनरिक नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, इसके बाद जैसे कहते हैं तो पुर्तगाल के एक राजा थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो पहले पुर्तगाल की बात कर लेते हैं, डॉन हेनरिक के देश की। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। ठीक है, तो उस समय कहते हैं एक राजा थे पुर्तगाल के जिनका नाम था जॉन सेकंड। क्या नाम था जिनका? जॉन सेकंड। जॉन सेकंड 1481 से लेकर 1400 कितने तक? 95 तक पुर्तगाल के क्या रहे? राजा रहे। कहां से कहां तक? ये आपके सामने है कौन? तो ये आपके सामने है कौन? जॉन सेकंड। कौन है ये? जॉन सेकंड। कब से कब तक? 1481 से लेकर 1495 तक ये भारत के क्या, सॉरी, ये पुर्तगाल के क्या रहते हैं? सम्राट रहते हैं। और इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने एक व्यक्ति को जिसका नाम था बार्थोलेम्यू डियाज। क्या नाम था जिसका नाम था बार्थोलेम्यू डायाज, यानी कि बार्थोलेम्यू डायाज। ठीक है, तो बार्थोलेम्यू डियाज या बार्थोलेम्यू डायाज को अफ्रीका का चक्कर लगाने के लिए भेजा। ये बोले भाई आप जाओ अफ्रीका के चारों ओर घूम के आओ, देख के आओ, ठीक है, कि वहां पर क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन से वहां पर देश हैं। ये सारी बात किसने कही? ये बस सारी बात कही किसने? इन जॉन सेकंड ने। किससे कही? अपने ही राज्य के एक नाविक से जिसका नाम था बार्थोलेम्यू डियाज। और कब कही? तो ये कही कब? 1487 में। तो 1487 ईस्वी में जॉन सेकंड ने क्या काम किया? तो जॉन सेकंड ने अपने एक साहसी नाविक जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था बार्थोलेम्यू डायाज को कहां भेजा? अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाने के लिए भेजा। ठीक है, तो 1487 में राजा की बात थी तो बार्थोलेम्यू डियाज कैसे टाल देता? तो राजा की बात सुनकर बार्थोलेम्यू डियाज एकदम चल पड़ा। ठीक है, और जब चला तो देखो भैया आपके सामने है। ठीक है, तो कौन है आपके सामने? ये है आपके सामने कौन? बार्थोलेम्यू डायाज। क्या नाम है इस व्यक्ति का? तो इस व्यक्ति का नाम है बार्थोलेम्यू डायाज। कब चला बार्थोलेम्यू डायाज? तो ये चलता है कब? तो ये चलता है कब? जल्दी से बताओ। ये चला 1487 में। कब चला ये? तो ये अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा? अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। देखो ये रहा भैया इसके पीछे जहाज, ये रहा। ठीक है, तो ये जहाज से आया, अफ्रीका महाद्वीप के सहारे सहारे आगे बढ़ा और अफ्रीका के कहां तक पहुंच गया? तो अफ्रीका की बात करें तो इस तरीके से अफ्रीका है, इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप है ऐसे करके। ठीक है, तो यहां से चला था पुर्तगाल से और चल कर ये ऐसे चलते हुए कहां पहुंच गया? तो यहां पहुंच गया और इस जगह का नाम है, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप। और कैप ऑफ गुड होप पहुंचा और इसने कैप ऑफ गुड होप की क्या करी? खोज करी। कैप ऑफ गुड होप को इसने क्या कहा? उत्तमासा द्वीप भी कहा। इसने इसे तूफानी अंतरीप कहा। क्या कहा? तूफानी अंतरीप। और ये वो जगह थी जो अफ्रीका का सबसे सदर्न पॉइंट है। ठीक है, तो अफ्रीका का आपको पता, ये नॉर्थ और नीचे कौन सा? साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो अफ्रीका का सबसे सदर्न पॉइंट, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी पॉइंट पर पहुंचने वाला जो पहला पुर्तगाली था वो कौन था? वो था बार्थोलेम्यू डायाज। कब चला था? 1487 में ये कहां पहुंचा था? कैप ऑफ गुड होप पर पहुंचा था, जिसको उत्तमासा द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, या जिसको आशा अंतरीप द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से भारत पहुंचने की आशा क्या हुई थी? जागी थी। किसके मन में? वास्को दा गामा के मन में। ठीक है, तो इसको अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु भी
कहते हैं। इसको तूफानी अंतरीप कहा किसने? बार्थोलोम्यू डायाज ने। और इसे उत्तम महाद्वीप भी कहा जाता है। नाम जगह तो पूछा भी जाता है कि अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी थी? तो वो करी थी बार्थोलोम्यू डायाज ने। किसने करी थी? बार्थोलोम्यू डायाज ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। इसके बाद बार्थोलोम्यू डायाज तो क्या ये भारत पहुंचा? तो यहीं से ये कहां हो गया? तो यहीं से यह वापस चला गया। तो यहीं से वापस कहां चला गया? यहीं से वापस पुर्तगाल चला गया। कौन चला गया? पुर्तगाल वापस, या पुर्तगाल लौट आया। ऐसा लिख दो कि यहीं से वापस पुर्तगाल लौट आया। कौन लौट आया? तो बार्थोलोम्यू डायाज पुर्तगाल लौट आया। लेकिन खोज किसकी कर आया? खोज कर आया कैप ऑफ गुड होप की। कैप ऑफ गुड होप अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है। इसके बाद कहते हैं, तो ये है आपके सामने बेटे देखो, तो ये है कौन? बार्थोलोम्यू डायाज। कैसे चला था देखो, ये बार्थोलोम्यू डायाज का यात्रा मार्ग। ठीक है। तो ये इसकी क्या है? यात्रा मार्ग है। और ये इसकी यात्रा की क्या है? वापसी है। देखो इस मार्ग से आया था ऐसे करके यहां तक, ठीक है, लिस्बन कैप तक, और आने के बाद यहां से चला। ठीक है। और किस तरीके से चला? इस तरीके से यहां पहुंचा रियो कांगो, और यहां से फिर कहां आया जल्दी से बताओ? ठीक है। यहां पर आकर पोर्ट कौन से पर? नौलोथ, यानी कि नौलोथ पर। और नौलोथ से फिर कहां आया है जल्दी से बताओ? कैप ऑफ गुड होप पर। कहां पर आया? कैप ऑफ गुड होप पर। ये भैया कैप ऑफ गुड होप। और यहीं से ये क्या हो गया? यहीं से ये लौटता हुआ वापस कहां चला गया? पुर्तगाल चला गया। ठीक है। तो मैंने आपको बताया अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है ये देखो। तो अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो वो है कैप ऑफ गुड होप। ये कौन है आपके सामने? तो ये है आपके सामने कौन? बार्थोलोम्यू डायाज। डायाज कह दो चाहे डियाज कह दो। और ये है इसकी यात्रा का मार्ग, कैसे कैसे आया और कैसे कैसे वापस चला गया। ठीक है। तो इस मार्ग से आया था, ये रखा इसका यात्रा मार्ग देखो, रेड कलर वाला है। और थोड़ा जो वायलेट कलर वाला है वो इसकी यात्रा का क्या है? वापसी वाला मार्ग है। ठीक है। क्लियर होगी बात? तो चाहे तो इस मार्ग से आया था, ऐसे कह दो इस मार्ग से, और आने के बाद यहां तक पहुंचा, और यहां जाने के बाद यदि मैं आपको बताऊं तो फिर यहीं से क्या हो गया? ये ऐसे करके क्या हो गया? ये वापसी हो गया। ऐसे करके क्या हो गया? ये वापसी हो गया। कौन? जल्दी से बताओ। बार्थोलोम्यू डायाज। बार्थोलोम्यू डायाज के बाद कहते हैं यहाँ के राजा चेंज हुए। कहते हैं कि पहले कौन थे? जॉन सेकंड थे। जॉन सेकंड के बाद मैनुअल से फर्स्ट क्या बने? यहाँ के राजा बने। और मैनुअल फर्स्ट के राजा बनते ही इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने एक अपने साहसी नाविक को भेजा जिसका नाम था वास्को दा गामा। ठीक है। तो बात करते हैं इसके बाद पुर्तगाल के राजा क्या हो गए? चेंज हो गए। और पुर्तगाल के राजा बने कौन? मैनुअल फर्स्ट। कब से कब तक? 1495 से लेकर 1521 तक। तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने भारत के लिए, मैनुअल किसने? फर्स्ट ने भारत के लिए 4 नौकाओं वाले दल को भेजने का क्या रखा? विचार रखा। ठीक है। ये क्या करिए खबी यहां पर? तो यहां पर 4 नौकाओं वाले दल को भेजने का क्या रखा? विचार। कहां भेजा? भारत की। बोले भाई भारत में 4 नौकाओं का दल भेजा जाएगा, और इन 4 नौकाओं वाले दल का जो कैप्टन होगा, जो कप्तान होगा, तो उस कैप्टन का नाम होगा क्या? वास्को दा गामा। तो ये है आपके सामने कौन? वास्को डी गामा को कप्तान बनाकर भेजा गया। ये कौन है जल्दी से बताओ? तो ये है भैया मैनुअल। इसको क्या नाम है इनका? मैनुअल फर्स्ट या मैनुअल प्रथम। ठीक है। ये कहां के राजा थे? तो ये थे कहां के राजा उस समय? पुर्तगाल के राजा। ठीक है। तो पुर्तगाल के राजा ने 4 बड़े बड़े नावों वाला बेड़ा कहां भेजने की बात कही? भारत भेजने की बात कही। और इसका कप्तान किसको बनाया? कप्तान बनाया किसको? वास्को डी गामा को। बोले भैया तुम भी जाओ। ठीक है। नौका कह दो यहां पर, या जहाज भी कह सकते हैं कि 4 बड़े जहाज या 4 बड़ी बड़ी नौकाएं जिनको जहाज का नाम दिया गया। ठीक है। यहां पर कहते हैं कि वास्को डी गामा इनकी आज्ञा लेकर कहां चला भैया? भारत के लिए चला। ठीक है। और जब भारत के लिए चला तो ये कैसे कैसे पहुंचा? देखो जल्दी से बताओ। तो ये अफ्रीका है और ये क्या है? इंडिया है। ठीक है। यहां से बात करते तो वास्को डी गामा चलता है। कब चलता है ये? तो ये चलता है कब? तो ये चलता है 8 जुलाई 1497 को। तो 8 जुलाई 1497 को ये कहां के लिए चला? तो ये पुर्तगाल से भारत के लिए चला। ठीक है। इसके साथ कहते हैं 4 बड़े बड़े जहाज होते हैं, 4 नौकाएं होती हैं बड़ी बड़ी,
ठीक है, और लगभग 170 लोग इसके बेड़े में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये 170 लोगों के साथ चलता है। कब चलता है? 8 जुलाई 1497 को। कहाँ के लिए चलता है? भारत के लिए चलता है। पुर्तगाल से अपनी यात्रा ये शुरू करता है, इस तरीके से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद इस तरीके से यहां पर आता है। कहां पर? कैप ऑफ गुड होप पर। और इसके बाद ये आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद कहते हैं मोजाम्बिक रुकता है। मोजाम्बिक के बाद केन्या रुकता है। और केन्या रुकने के बाद ये कहां पहुंच जाता है? 1498 में, ठीक है, 17 मई 1498 को ये कहां पहुंच जाता है? इंडिया पहुंच जाता है। इंडिया बोले तो कहां पहुंच जाता है? इंडिया बोले तो ये कालीकट पहुंच जाता है। कालीकट बोले तो कहां? केरल पहुंच जाता है। केरल के कहां पहुंच जाता है? कालीकट में पहुंच जाता है। उसके बाद यहां पर रुकता है और उसके बाद यहां से क्या हो जाता है? ये वापसी हो जाता है। और वापसी होकर अपनी यात्रा का सारा विवरण किसको बताता है? जल्दी से बताओ। अपनी यात्रा का सारा विवरण किसको बताता है? पुर्तगाल के राजा को बताता है, मैनुअल फर्स्ट को। मैनुअल फर्स्ट इसका क्या करते हैं? स्वागत भी करते हैं। मैनुअल फर्स्ट क्या करते हैं? इसका स्वागत करते हैं। बड़े अच्छे से स्वागत किया जाता है किसका? वास्को डी गामा का। ठीक है, क्योंकि वास्को डी गामा भारत से स्पाइस लेकर जाता है, मसाले लेकर जाता है। ठीक है, और मसालों को यूरोप में बेचकर लगभग 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता है। ठीक है, क्या कमाता है? ये 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता है। कौन कमाता है? इसे बताओ। वास्को डी गामा। ठीक है, तो बात करते हैं हम किसकी। देखो, मैंने आपको बताया 4 जहाजों के साथ आता है। ठीक है, तो वास्को डी गामा के नेतृत्व में प्रथम पुर्तगाली अभियान कहां भेजा जाता है? भारत भेजा जाता है। ठीक है, तो प्रथम पुर्तगाली अभियान का नेतृत्वकर्ता कौन बनता है? तो नेतृत्वकर्ता बनता है कौन? वास्को दा गामा। कितने लोगों के साथ आता है? तो ये 170 लोगों के साथ निकलता है भारत के लिए। कितने जहाजों से आता है? तो मैंने आपको बताया था लगभग 4 जहाज थे। 4 जहाजों में पहले का नाम था साओ गैब्रियल। क्या नाम था? साओ गैब्रियल या साओ गैब्रियल। दूसरे का नाम था साओ राफेल। क्या नाम था? साओ राफेल। एक राफेल है। राफेल एक फाइटर जेट भी है भारत के अंदर। ठीक है, जो फ्रांस से खरीदा है भारत ने। ठीक है, जो स्लॉट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एक तीसरा जहाज था बेरियो और एक चौथा जो जहाज था उसका नाम क्या है? अज्ञात है। अज्ञात का मतलब कि उसका नाम लिखा हुआ नहीं मिलता है। ठीक है, तो 4 जहाज थे ये। अज्ञात जहाज जो था एक प्रकार का भंडार जहाज था। भंडार का मतलब जिसके ऊपर खाने पीने की क्या थी? सामग्री थी। जिसके ऊपर यानी कि जिसके ऊपर खाने पीने की सामग्री थी। ठीक है, यानी कि जहां पर उसको कहा गया भंडार जहाज, ताकि रास्ते में भोजन की कमी ना हो। ठीक है, कहते हैं इसका जो कप्तान था साओ गैब्रियल का। किसका भैया? साओ गैब्रियल का जो कप्तान था। ठीक है, इधर रखा है। तो इसी को कहते हैं कि कौन था? वास्को डा गामा था। लेकिन इसका जो चालक था पैरो दा अलेंकर। क्या नाम था? पैरो दा अलेंकर। ठीक है, तो पैरो दा अलेंकर साओ गैब्रियल जहाज को चला रहा था। साओ राफेल को पाओलो दा गामा चला रहा था। कौन? पाओलो दा गामा। तो पाओलो दा गामा जो था वो वास्को डी गामा का भाई था। कौन था? वास्को डी गामा का भाई था। और बैरियो को चला रहा था वो निकोलो कोहेलो चला रहा था। कौन चला रहा था? निकोलो कोहेलो। ये है कौन सा वाला जहाज है? तो इस जहाज का नाम है बैरियो। क्या नाम है जहाज का? बैरियो। इस जहाज का नाम है राफेल। क्या नाम है जहाज का? तो इस जहाज का नाम है राफेल। और इस जहाज का नाम है साओ गैब्रियल। क्या नाम है जहाज का? तो इस जहाज का नाम है साओ गैब्रियल। साओ गैब्रियल। ठीक है, जिसके ऊपर सवार था कौन? जिसके ऊपर सवार था वास्को दा गामा। ठीक है, वास्को दा गामा कौन से जहाज पर था? वो साओ गैब्रियल पर था। ठीक है, अज्ञात जहाज था एक, तो वो भंडार जहाज था। ठीक है, जो इसमें दिखाया नहीं गया है। ठीक है, अज्ञात का मतलब जिसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। ठीक है, ये रहा आपके सामने वास्को दा गामा और ये रहा इसका जहाज। कौन सा वाला? साओ गैब्रियल। कौन सा जहाज है यहाँ पर? साओ गैब्रियल। ठीक है, अभी चलता है कहां के लिए? भारत के लिए। कहां के लिए चलता है? भारत के लिए चलता है। और इसके साथ कई सारे लोग और भी थे, जैसे वास्को दा गामा के साथ मार्टिन अफोंसो व फर्नाओ मार्टिन्स भी क्या थे? साथ थे। ठीक है, कि वास्को दा गामा के साथ कई सारे लोग और भी आए थे, ताकि भाषा का समस्या ना हो, भाषा की या बोलचाल की समस्या ना हो, ट्रांसलेटर की समस्या ना हो। ठीक है, तो ये चलते हैं और अफ्रीका के सहारे सहारे आते हैं इस तरीके से। ठीक है, आने के बाद आपको पता ये क्या है? ये है कैप ऑफ गुड होप से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कहां होकर जाते हैं? ठीक है, जल्दी से बताओ। मोजाम्बिक होकर जाते हैं और कहां पर? केन्या होकर जाते हैं। ठीक है, मोजाम्बिक और केन्या होकर जाते हैं। जैसे बात करते रहो, पहला व्यक्ति आया था किसके साथ? वास्को दा गामा के साथ। वो था मार्टिन अफोंसो। क्या नाम था उसका? उसका नाम था मार्टिन अफोंसो। मार्टिन अफोंसो कांगो में रहा था। कहां रहा था?
कांगो में रहा था, तो कांगो यहां पर है, तो लगभग कांगो कहां पर है, लगभग यहां पर है। तो कांगो में ये रहा था, और जब कांगो में रहा था तो कैसी बोली जानता था, तो अफ्रीकी बोली जानता था। यानी कि अफ्रीकन महाद्वीप में जब वास्को डी गामा पहुंचेगा तो इसको बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्टिन अफोंसो, जो कैसी बोली जानता था, जो अफ्रीकी बोली जानता था। तो बातचीत करने में, ठीक है, लोगों से कोई समस्या वास्को डी गामा को नहीं हुई। ठीक है, एक व्यक्ति था फर्नाओ मार्टिन्स, क्या नाम था उसका? फर्नाओ मार्टिन्स। और फर्नाओ मार्टिन्स कौन था? ये मोरक्को के कारावास में रहा था, यानी कि जेल में रहा था। कहां की? मोरक्को की। ठीक है, तो मोरक्को जो पड़ेगा तो आपका यहां पर पड़ेगा मोरक्को। ठीक है, तो ये मोरक्को की कहां रहा था? ये जेल में रहा था, और ये अरबी जानता था। क्या जानता था ये? तो ये अरबी जानता था। तो अरबी इसलिए जानता था क्योंकि जनरली जितना भी व्यापार था वो लगभग अरबी लोग ज्यादा करते थे, फारस की खाड़ी से लाल सागर तक। ठीक है, तो अरबी की वजह से इसको बोलने या इसको ट्रांसलेट करने में अरब व्यापारी के साथ कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं हुई। और कहते हैं वास्को दी गामा 22 नवंबर को वास्को दा गामा कहां पहुंचा? उत्तमासा पहुंचा। कहां पहुंचा? जल्दी से बताओ। उत्तमासा। उत्तमासा का मतलब कैप ऑफ गुड होप पहुंचा। यहां पर इस स्थान पर आया ये, और इस स्थान का नाम है उत्तमासा द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप? उत्तमासा द्वीप या कैप ऑफ गुड होप। कब पहुंचा था यहां पर? तो यहां पर पहुंचा था कब? ये 22 नवंबर को। कब पहुंचा था यहां पर? 22 नवंबर को। 8 जुलाई को चला था 1497 को, और 22 नवंबर 1497 को ये कहां पहुंच गया? जल्दी से बताओ। तो ये उत्तमासा पहुंच गया, अफ्रीका के सबसे दक्षिणी पॉइंट पर। ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणी पॉइंट पर ये पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है? जल्दी से बताओ। कौन पहुंच जाता है? तो पहुंच जाता है कौन? वास्को दा गामा। कौन पहुंचा? वास्को दा गामा। ठीक है, इसके बाद कहते हैं, तो इसके बाद आती है ये वाली बात कि ये कहां पहुंचा। तो ये पहुंचता है कहां पर? तो ये पहुंचता है कहां पर? जल्दी से बताओ। मोजाम्बिक। कहां पहुंचता है? ये मोजाम्बिक पहुंचा। मोजाम्बिक कब पहुंचा? जनवरी 1948, सॉरी 48 नहीं आएगा, 1498 में। ठीक है, तो जनवरी 1498 में वास्को दा गामा कहां पहुंचा? मोजाम्बिक पहुंचा। कहां पहुंचा? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की जो कैपिटल है तो आपने सुना होगा मापूतो। क्या नाम है? मापूतो। ठीक है, मपूतो या मापूतो। किसकी राजधानी है वो? मोजाम्बिक की। ठीक है, और मोजाम्बिक के बाद ये कहां पहुंचता है? कीनिया। और कीनिया में ये यानी कि पहुंचता तो कीनिया की जो राजधानी बन जाती है, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है? वो नैरोबी बन जाती है। ठीक है, केनिया कहते हैं इसको। तो केनिया पहुंचा, और केनिया की राजधानी बन जाती है क्या? नैरोबी। क्या बन जाती है केनिया की राजधानी? नैरोबी। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि जैसे केनिया से जैसे ये आगे बढ़ा, केनिया से जैसे ही ये क्या बढ़ा, तो ये आगे बढ़ा, तो इसने एक मुस्लिम व्यापारी को पकड़ लिया। ठीक है, किसको पकड़ लिया? तो इसने एक अब्दुल मजीद नामक एक बूढ़े मुस्लिम व्यापारी को पकड़ लिया, और इससे कहा भैया एक काम कर, तू हमें भारत का क्या बता दे? रास्ता बता दे। तो इस तरीके से आया कैप ऑफ गुड होप। फिर कहाँ आया? मोजाम्बिक। फिर कहाँ आया ये? केनिया। केनिया से आया मालिंदी, और मालिंदी से कहाँ पहुंचा? जैसे ही आगे बढ़ा तो इसने एक मुस्लिम व्यापारी को पकड़ लिया, और मुस्लिम व्यापारी का नाम था क्या? अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद ने, ठीक है, वास्को डी गामा को क्या दिखाया? भारत तक पहुंचाया, भारत का रास्ता दिखाया। इसलिए अब्दुल मजीद को वास्को दा गामा का क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक कहते हैं। पथ प्रदर्शक का मतलब रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति कहा जाता है। किसको? अब्दुल मजीद को। और अब्दुल मजीद या अब्दुल मनीक को। और अब्दुल मनीक बेटे कहाँ का रहने वाला था? तो ये रहने वाला था कहाँ का? ये गुजरात का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाले थे अब्दुल मजीद? तो अब्दुल मजीद गुजरात के रहने वाले थे, जिन्होंने वास्को डी गामा को भारत तक का रास्ता दिखाया, यानी कि भारत तक इनको पहुंचाया। कि बोले भैया ये लो भारत आ गया है, ये कालीकट आ गया है, तुम अपने यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। कहाँ? गुजरात। ठीक है, मुझे मेरे घर तक पहुंचवा दो, या मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। ठीक है, ये काम हुआ। ठीक है, तो किसको पकड़ा था वास्को डी गामा ने? तो वास्को डी गामा ने एक मुस्लिम व्यापारी को पकड़ा जिसका नाम था अब्दुल मजीद। ठीक है, तो कैप ऑफ गुड होप से कहां पहुंचा? ये मोजाम्बिक। मोजाम्बिक से कीनिया, और कीनिया से जैसे आगे बढ़ा तो ये मालिंदी पहुंचा, और मालिंदी से ठीक से आगे बढ़ते हुए इसने एक मुस्लिम व्यापारी को पकड़ लिया, और मुस्लिम व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद, जिसने वास्को डी गामा को कहां तक पहुंचाया? भारत तक पहुंचाया। ठीक है, कहां तक पहुंचाया? भारत तक पहुंचाया। और 17 मई 1498 को, कितने की बात है? 17 मई
1498 को जो ये वास्को डी गामा था, कौन था ये, जो ये वास्को दा गामा था, तो ये वास्को दा गामा कहां पहुंचा, जल्दी से बताओ। तो वास्को दा गामा भारत के कालीकट के कप्पकडाबू स्थान पर पहुंचा। ये रहा भैया वास्को दा गामा, इधर से आ रहा, और ये क्या है इधर, तो ये है आपका कि इधर क्या, कालीकट। कालीकट कहां पर है, भारत, किस जगह है, केरल। तो केरल के कहां पर पहुंचा ये, कालीकट के कप्पकडाबू स्थान पर पहुंचा। और जैसे ये पहुंचा तो भारत व यूरोप के बीच नए समुद्री मार्गों की क्या हुई, खोज हुई। ठीक है, तो भारत व यूरोप के बीच नए समुद्री मार्गों की जो खोज करता बना, जो खोज करी, तो वो खोज करी किसने, तो वो खोज करी वास्को दा गामा ने। किसने खोज करी, वास्को दा गामा ने। पहुंचा कहां वास्को दा गामा, तो वास्को दा गामा पहुंचा कहां पर, भारत के कालीकट के कप्पकडाबू स्थान पर। कालीकट कहां पर है, तो कालीकट है कहां पर, केरल में। कहां पर, केरल में। तो भारत में केरल के कालीकट के कप्पकडाबू नामक स्थान पर पहुंचता है कौन पहुंचता है, वास्को डी गामा। और कब पहुंचता है ये, तो ये पहुंचता कब, 17 मई 1498 को। ये ठीक है, कब पहुंचता है ये, 1498 को। ओके, इसको जरा सही कर लेना। ठीक है, ये क्या है, 1498। ठीक है, और इस प्रकार से कहते हैं भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग खोजे गए। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखना, तो इसने यूरोप की जिंदगी क्या कर दी बेटे, सवार दी। ठीक है, कहते हैं कि तेरे आने से ये जिंदगी बदल गई। तो वास्को डी गामा के भारत आने से यूरोप की जिंदगी नहीं रही, उनकी जिंदगी बदलती चली गई। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम। तो जब कालीकट में ये उतरा तो कालीकट का एक राजा था जिसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था, जमोरिन। जमोरिन जो थी वो इसकी उपाधि थी। क्या थी जमोरिन इसकी, तो जमोरिन इसकी उपाधि थी। इसका जो नाम था वो था समुद्री। क्या नाम था इसका, तो ये है आपके सामने बेटे जमोरिन। क्या नाम है इसका, जमोरिन। तो ये रहा जमोरिन। ठीक है, और जमोरिन ने ही वास्को डी गामा का क्या किया, स्वागत किया। कहां पर, कालीकट में। तो कालीकट का तात्कालिक राजा कौन था, तो कालीकट का तात्कालिक राजा ये रहा भैया आपके सामने सिंहासन पर बैठा है, जिसका नाम है क्या, जमोरिन। ठीक है, और जमोरिन ने क्या काम किया, जमोरिन ने वास्को दा गामा का स्वागत किया। या कालीकट में जमोरिन यानी कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत करता कौन था, तो वो जमोरिन था। जमोरिन का वास्तविक नाम था समुद्री। क्या नाम था, समुद्री। ठीक है, समुद्री। तो ये रहा आपके सामने कौन, ये रहा आपके सामने वास्को दा गामा, और ये बैठा है कौन भैया, जमोरिन। कौन बैठा है यहाँ पर, जमोरिन बैठा है। ठीक है, और जमोरिन ने वास्को दी गामा का क्या किया, स्वागत किया, कि बोले भैया आइए, भारत में आपका क्या है, स्वागत है। क्योंकि भारत के लोग, ठीक है, कहीं से भी व्यक्ति आ जाए उसका स्वागत ही करते हैं, वो उनके लिए क्या होता है, मेहमान होता है। ठीक है, और मेहमानों का बेटे क्या किया था, स्वागत किया था। तो ऐसे ही जमोरिन ने भी क्या किया, वास्को दा गामा का स्वागत किया। ठीक है, और भैया इसके बाद कहते हैं जो क्या करने आया था वास्को दी गामा, तो व्यापार करने आया था, व्यापार के लिए नए मार्गों की खोज करने आया था। तो जमोरिन के जो दरबारी थे, जो मुस्लिम मंत्री थे, तो उन्होंने वास्को दा गामा को व्यापार करने की बात करने में क्या पैदा की, कई अड़चने पैदा की। वास्को डी गामा का मजाक भी उठाया कि बोले भैया आया है, कुछ लाया भी है, राजा कितना ही ऐसे ही आ गया उठ के। ठीक है, तो वास्को डी गामा जो उनके पास में जहाजों के उपहार पड़े थे, जो लाए थे, तो वही दे दिए। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, बोले ले राजा से मिलने आया है। ठीक है, राजा ने स्वागत भी करा और कुछ दिया भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। उधर जैसे पुर्तगाली भारत आते हैं तो कालीकट में जितने भी क्या थे, अरब व्यापारी थे, उनको ये लग गया कि बोले कि भाई नए व्यापारी आ रहे हैं, अब हमारा व्यापार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी वजह से कालीकट में बसे अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों के प्रति कैसी नीति अपनाई, शत्रुता का भाव प्रकट किया। यानी कि बोले भाई ये तो हमारे दुश्मन आ गए अब। ठीक है, अब ये हमें व्यापार करने नहीं देंगे, अब ये खुद व्यापार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि अगस्त 1498 में भारत से लौटते समय वास्को दा गामा अपने साथ क्या ले गया, बहुत सारे मसाले ले गया, काली मिर्च ले गया, इलायची ले गया, और उससे उसने 60 गुना अधिक क्या कमाया, मुनाफा कमाया। यानी कि इन इलायची, इन मसालों को उसने कहां ले जाकर बेचा, तो कहां ले जाकर, तो कहां पर ले जाकर, तो पुर्तगाल में ले जाकर बेचा। और पुर्तगाल में जब बेचा तो उसे कितना मोटी इनकम हुई, तो लगभग 60 गुना अधिक क्या कमाया उसने, मुनाफा कमाया। ऐसा कह लो कि जितना उसको भारत से जितना उसको यूरोप से भारत आने में खर्चा लगा था, उसके जहाजों का, उसके लोगों का, ठीक है, तो उनके अपेक्षा उसने कितने गुना अधिक, 60 गुना अधिक पैसा कमाया। ऐसा कह लीजिए कि अगर उसकी यात्रा में उस समय 1 लाख रुपए लगा था, तो इन मसालों को बेचकर उसने 60 लाख रुपए क्या कर लिए, कमा लिए।
ठीक है, तो 60 गुना अधिक मुनाफा उसने कमा लिया। ठीक है, तो ये सारी बातें थी किसकी भैया, वास्को दा गामा की। अगर बेटे लाइक कहते हैं कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ठीक है सब्सक्राइब जरूर करें KCG चैनल को। ठीक है, आपसे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ अगले टर्न में। ठीक है, जो अगला टर्न होगा हमारा 3 से 4 दिन बाद हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो उसमें आगे की बात करेंगे। ठीक है, कि वास्को डी गामा दोबारा कब आया, ठीक है, कैसे कैसे पुर्तगालियों और भारत के बीच व्यापार क्या हुए, यानी कि व्यापार स्टार्ट हुआ, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए KCG एकेडमी के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।